सीथियन, सक या सीथियन, इनका समय काल रहता है शकों का, सीथियनों का ये रहता है 90 ईसा पूर्व। इस समय में भारतीय क्षेत्र पर इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण ये सबसे पहले करते हैं। और सब कहां से आए थे भैया? कहां से आए थे? मध्य एशिया से, ईरान इराक से, ठीक है। और बताएं कहां से आए थे? तो जब शक भारत में आते हैं मध्य एशिया वाले क्षेत्र से, तो ये शकों की जो कबीले रहते हैं वो 5 भागों में विभाजित हो जाते हैं। शक भारत में आकर 5 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक रहते हैं अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, दूसरे रहते हैं कहां पे? इधर पंजाब वाले क्षेत्र में। जो पंजाब का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, अपना पंजाब नहीं, पूरा पाकिस्तान का पंजाब मिलाकर। अपने पास तो छोटा सा पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब बहुत बड़ा है। दोनों का जब विभाजन हुआ, जैसे बंगाल आधा बांग्लादेश है, आधा हमारे पास पश्चिम बंगाल है, वैसे ही। तो दूसरा पंजाब में आकर फंस जाते हैं। तीसरी इनकी शाखा रहती है मथुरा में, और चौथी शाखा रहती है इनकी पश्चिम शाखा। पश्चिम शाखा यानी कि लगभग हम लोग मानेंगे गुजरात, राजस्थान और ऊपरी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ हम मानेंगे पश्चिम शाखा। पश्चिम शाखा है पश्चिम भारत। एक रहेगी एक शाखा इनकी ऊपरी दक्कन, ठीक है। ऊपरी दक्कन मतलब कि जाहिर सी बात है कि ये मालवा वाले क्षेत्र की यहाँ पर बात चल रही है, क्योंकि दक्कन का पठार के भाग है मालवा। पढ़ा है ना ज्योग्राफी में? क्या पढ़ा है बताओ? क्या सिंह तो क्या पढ़ा है कि दक्कन का भाग है मालवा? दक्कन में पढ़ा है, उसका पता है। और अपने जो छत्रपति शिवाजी थे, उनके जो पापा थे दक्कन के सूबेदार भी थे। शिवाजी के पापा कौन थे? अरे क्या नाम नहीं आता, ये सूबेदार थे। अच्छा, दक्कन के सूबेदार थे, ठीक है। दक्कन यानी ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं दक्कन का पठार एक दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन जानते हैं? ज्वालामुखी फटने के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है क्रेटर उद्भेदन, यानी क्रेटर में यानी एक होल के माध्यम से ज्वालामुखी जब बाहर निकले। एक होता है एक बड़ी सी लंबी सी दरार को फाड़ के जब बाहर निकले। ये दरारी उद्भेदन हुआ भारत के इस वाले रीजन में। इस वाले प्रकार भाग से ज्वालामुखी फटा और इस प्रकार से फैलता हुआ पूर्व की तरफ चला गया, इसीलिए ढलान पूर्व की तरफ है। नदियां भी ज्यादातर बहती है पूर्व की तरफ, ढाल के अनुसार अनुसरण करती हुई। तो ये दक्कन वाला भाग मध्य प्रदेश के मालवा में जो मिट्टी है, काली मिट्टी, वो इसी दक्कन का भाग है। तो ये लगभग ऊपरी दक्कन वाले क्षेत्र। तो शक ने 5 भाग शाखाओं में विभाजित किया, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम शाखा, ऊपरी दक्कन। बाद में समय बदलता गया और समय बदलता गया, धीरे धीरे इन शाखाओं की 2 शाखाएं यहाँ पर आती है। शहराब शाखा और दूसरी रहती है कार्दमन शाखा, ठीक है। शहराब शाखा और कार्दमन शाखा। एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, प्रथम शक शासक कौन था? मौर्य या मौर्यस, ठीक है। प्रथम शक शासक थे मौर्य या मौर्यस, नाम याद रखिएगा, मौर्यस, मौर्य। चलिए अब हम बात करते हैं शकों में जो शाखा थी, शहराब शाखा और कार्दमन शाखा। इनमें 2 प्रतापी शासक आते हैं, एक शहराब शाखा में आते हैं, एक कार्दमन शाखा में आते हैं। एक तरफ रहते हैं, आपने नाम सुना होगा नहमान, सुना है? एक सुना होगा आपने रुद्रदामन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस शाखा की? शहराब शाखा की। शहराब शाखा में ये जो लेना देना है इसका नासिक वाले क्षेत्र से लेना देना है। शहराब शाखा कहां पर? ऊपरी दक्कन वाली क्षेत्र और पश्चिम शाखा में यहाँ पर विकास हुआ इस वाले रीजन के पास में। तो इसमें आते हैं सबसे पहले शासक भूमक। शहराब शाखा में आते हैं भूमक। भूमक ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहते हैं, नहपान रहते हैं, ठीक है। नहपान कुछ भारतीय शासकों को पराजित भी कर देते हैं और हरा भी देते हैं और अपना नियंत्रण भी बनाए रखते हैं। नहपान याद रखना। फिर इनके द्वारा इनके बारे में 2-3 फैक्ट पूछे जाते हैं कि किसने राजा की उपाधि धारण करी थी। तो राजा की उपाधि धारण करने वाला शक शासक था नहपान, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि
इनके सिक्के मध्य प्रदेश से कहां से प्राप्त हुए? तो इनके सिक्के प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश से शिवपुरी से और जुगलथुम्बी से। जुगलथुम्बी कहां पड़ती है? ये जुगलथुम्बी महाराष्ट्र वाले रीजन के पास में है, ठीक है। तो इनके सिक्के मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप याद रखिए, शिवपुरी से इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा नेपाल और राजा की उपाधि धारण करते हैं ये, और मालवा विजय करते हैं ये, मालवा को जीतते हैं नेपाल, ठीक है। कौन मार देता है इसको? इसको याद है नाम? गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा नहपान की हत्या कर दी जाती है। नहपान को मार दिया जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। हाँ, हाल को हरा देते हैं। ये जो नहपान है हाल को पराजित कर देते हैं। तो हाल जो रहते हैं वो प्रतिष्ठान छोड़ देते हैं डर के मारे। फिर बाद में गौतमीपुत्र आते हैं तो वापस इस क्षेत्र को स्थापित करते हैं। अब ये दूसरी शाखा के बारे में लिखे हैं, कार्दमक शाखा। इसको मिटा दूं, सिक्के विक्के को इधर लिख लेते हैं साइड में। तो कार्दमक शाखा की स्थापना जो की जाती है वो की जाती है, एक व्यक्ति रहते हैं चस्टन नाम के व्यक्ति, चस्टन। और चस्टन के साथ में चस्टन की मम्मी रहती है यशोमती, यह भी शासन करते हुए दिखाई देती है क्षेत्र में। तो चस्टन और यशोमती के द्वारा इस कार्दमक शाखा की स्थापना की जाती है। और इस कार्दमक शाखा में आगे चल के एक प्रमुख शासक आते हैं जिनका नाम रहता है, क्या नाम रहता है? रुद्रदामन। रुद्रदामन की विशेषता, रुद्रदामन की विशेषता जूनागढ़ अभिलेख कहां से लेना देना है? कहां है जूनागढ़? कहां? गुजरात में। दो जूनागढ़ है भारत में, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में भी जूनागढ़ है। किसी ने मूवी देखी है माँ तुझे सलाम, उसमें भी जूनागढ़ आता है, ठीक है। एक यहाँ पर गुजरात वाला है। चलिए, तो यहाँ पर ये जूनागढ़। एक अभिलेख के बाद मैंने रुद्रदामन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है, जिसको बोला जाता है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। गिरनार यहाँ पर गुजरात वाले क्षेत्र के बारे में, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। क्या विशेषता है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख की? पहली विशेषता हो गई कि ये संत शासक रुद्रदामन से संबंधित है। दूसरी विशेषता किसका? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि इनके द्वारा सुदर्शन झील का अभिलेख पुनर्निर्माण किया कराया गया। इसके बारे में कहा जाता है कि जूनागढ़ जो अभिलेख है ये संस्कृत का प्रथम विशुद्ध अभिलेख है। संस्कृत का प्रथम विशुद्ध अभिलेख है। विशुद्ध मतलब कि एकदम परिष्कृत, सुधारा गया शुद्ध रूप में, ठीक है। संस्कृत का प्रथम अभिलेख इसको कहा जाता है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख को। इसी में बात कही गई कि रुद्रदामन के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार कराया गया। इसका जीर्णोद्धार। अब सुदर्शन झील से भी यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो सुदर्शन झील के बारे में बताएं। सुदर्शन झील जो थी उस झील की स्थापना बोलेंगे तो झील का निर्माण कौन करवाता है? कौन करवाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है भैया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी कोई रहे होंगे, खुद ही राजा थोड़ी जाएगा कि जाइए भैया मैं खड़ा हुआ उधर झील बनाएंगे। कितना टाइम था? इनके प्रांतपति थे, क्या नाम था? पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य इनके प्रांतपति थे, प्रांतपति। इनके द्वारा क्या किया जाता है? इस झील का निर्माण किया जाता है, निर्माण करवाया जाता है पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। और क्या विशेषता है? अब इस झील में डैम बनवाने की बात आती है। डैम बनवाने की बात आती है तो अशोक के समय पे, इनके पोते रहते हैं अशोक, इनके समय पे इसमें बांध बनवाया जाता है यवन राज तुषास्प के द्वारा। यवन राज तुषास्प के द्वारा इस झील पर डैम बनवाया जाता है। याद रखिएगा, डैम बनवाने का काम ये करते हैं, बांध बनवाने का काम यवनराज तुषास्प करते हैं। प्रांतपति रहते हैं दोनों, पुष्यगुप्त वैश्य झील बनवाते हैं, यवनराज तुषास्प डैम बनवाते हैं।
तीसरा याद रखिएगा कि इस झील के बारे में फिर इसका पुनरुद्धार यानी कि जीर्णोद्धार कौन करवाता है? रुद्रदामन। रुद्रदामन के द्वारा इस झील का जीर्णोद्धार भी कराया जाता है। अब झील का जीर्णोद्धार तो हो गया रुद्रदामन के द्वारा, लेकिन डैम फूटा, उसका जीर्णोद्धार भी करवाएंगे कोई ना कोई। डैम भी फूट गया तो उस डैम का जीर्णोद्धार जो किया जाता है वो किया जाता है स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त है, हाँ स्कंदगुप्त है। सौराष्ट्र के गवर्नर कोई थे, क्या नाम था? सौराष्ट्र के गवर्नर रहते चक्रपालित। चक्रपालित ये क्या करते हैं? इस डैम का जीर्णोद्धार करवाते हैं, बांध को फिर से बनवाते हैं, बांध का जीर्णोद्धार करवाते हैं। ठीक है भैया, याद रखिएगा। हाँ चक्रपाली करवाते हैं, चक्रपाली। दोबारा सुनने ध्यान से। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में लेख मिलता है कि रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ गिरनार झील थी, उसका सुदर्शन झील थी, उसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया जाता है। तो उस झील के बारे में याद रखना है कि उस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य करवाते हैं। उनके समय में पुष्यगुप्त वैश्य सौराष्ट्र के प्रांतपति थे, वो भी झील का निर्माण करवाते हैं। फिर उसके बाद में अशोक के समय पे एक व्यक्ति रहते हैं यवनराज कुशास्प, ये भी सौराष्ट्र के गवर्नर रहते हैं। ये इस पर डैम बनवाते हैं, बांध बनवाते हैं। फिर रुद्रदामन आते हैं, इस झील का जीर्णोद्धार करवाते हैं, ये हमने देख लिया। स्कंदगुप्त के समय पे जो चक्रपाली रहते हैं वो बांध का पुनर्निर्माण करवाते हैं, बांध की मरम्मत करवाते हैं। तो चार व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व सुदर्शन झील से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। सुदर्शन झील से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। समझ में आया? यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? लिख रहे हो? लिख लो एक बार और बोले। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा झील बनवाई जाती है, उनके गवर्नर रहते हैं कौन? पुष्यगुप्त वैश्य। फिर उसके बाद में अशोक के द्वारा बांध बनवाया जाता है, उनके समय में गवर्नर रहते हैं यवनराज कुशास्प। फिर उसके बाद में रुद्रदामन के द्वारा झील फिर से बनवाई जाती है, जीर्णोद्धार बोलते दोबारा बनवाने को, सही करवाने को, मरम्मत करवाने को। तो जो चौथे व्यक्ति आते हैं गुप्त शासक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्या करवाते हैं? यहाँ पर उस डैम का पुनर्निर्माण करवाते हैं, जो बांध फूटा था उसका पुनरुद्धार ये करवाते हैं। इनके समय में चक्रपालित रहते हैं। क्लियर? ओके। अब सुदर्शन झील हो गई, रुद्रदामन हो गए। ऐसा कहा जाता है कि इनके द्वारा जो सातकर्णी थे उनको भी पराजित किया जाता है। अभी सातकर्णी इसमें स्पष्ट नहीं है कि गौतमीपुत्र थे या फिर सातकर्णी थे, जो भी हो, लेकिन सातकर्णी को उन्होंने 2 बार पराजित किया था। अब पराजित तो किया था लेकिन उनको मारा नहीं था, क्योंकि बाद में एक व्यक्ति आते हैं वशिष्ठपुत्र पुलमावी सहित कोई थे, तो उनके वैवाहिक संबंध इनसे बन जाते हैं, तो उनको मारते नहीं है, हालांकि पराजित कर देते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में रुद्रदामन के द्वारा जिन्होंने इनको हराया था। उसके बाद में याद रखना, सबों में अंतिम शासक आते हैं रुद्रतृतीय। अंतिम शासक आते हैं इस वंश के रुद्रतृतीय। रुद्रतृतीय इस वंश के अंतिम शासक आते हैं। ठीक है। और फिर बाद में गुप्त शासक जो रहते हैं वो प्रभावी हो जाते हैं। तो गुप्त शासकों में गुप्त शासक एक कहा जाता है कि चंद्रगुप्त नाम के शासक इन पे आक्रमण करते हैं, इस क्षेत्र को अपने आप को अपने साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं और बाद में विक्रमादित्य वगैरह के उपाय धारण करके शकों पर विजय करते हैं। ठीक है। तो ये सत साम्राज्य था। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है। चलिए, तो आज हमने सत देख लिए, हिंदू यूनानी देख लिए। कल हम लोग